नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो बिहार के छपरा से आ रही है, जहां अपराधियों का तांडव जो है वो देखने को मिला। बेखौफ अपराधियों ने अधिवक्ता और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया, जिसकी वजह से उनकी मौत की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो बिहार जो है वो इस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से जो है वो गूंज उठा है। बिहार के छपरा में बेखौफ अपराधियों का तांडव दिखा और इस नज़ारे के बाद एक बार फिर से सभी के जहन में जंगल राज की यादें जो है वो ताजा हो चुकी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। संजय, चूंकि बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव जो है वो बिहार के छपरा में देखने को मिला है, अधिवक्ता और उसके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है। छपरा में जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उसको लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार को एक बार फिर से जंगल राज की याद दिला दी है। आपने सही सवाल किया है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। कल पटना के फतुहा इलाके में जठुआ गांव है, जुठली गांव है, माफ़ कीजिएगा, जुठली गांव है, जहां पर कुछ एक साल पहले ही वहां पर बड़ी घटना हुई थी। एक ही परिवार के 5 लोगों को गोलियां मारी गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी पार्किंग विवाद को लेकर। वही घटना फिर से कल दोहराने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन सूझबूझ से, समझदारी से, जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस ने छापेमारी शुरू की और उसके बाद जो है कई राइफल और कई हथियार के साथ जो है जो अपराधी घटना को अंजाम देने वाले थे वो पकड़े गए, पुलिस के गिरफ्त में हैं। उसी तरीके से आज सुबह जब अधिवक्ता, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है रेखा, तो खास तौर पर कोर्ट का जो समय है वो मॉर्निंग कोर्ट हो चुका है, तो अधिवक्ता और उनके पुत्र को तबातोड़ गोलियां मारी गई है, जिसके बाद उनको निजी अस्पताल में इलाज शुरू हो गया। ऐसे में कहीं ना कहीं छपरा में ये दूसरी घटना कह सकते हैं। चुनाव के वक्त भी आपको याद होगा कि जब रोहिणी आचार्य के जो समर्थक थे उन पर गोलियां दागी गई और उनको जिसमें एक की मौत हो गई, 2 लोगों का इलाज चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये घटना के बाद फिर से एक बार दहशत का माहौल जो है अब वो छपरा में देखा जा रहा है और छपरा में इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है। एक बार फिर से छपरा को दहलाने वाली घटना हुई है। 2 लोगों की जान से मारने की अपराधी जो है कोशिश के घाग लगाए बैठे थे, तभी अचानक जब वहाँ पर अधिवक्ता और उनके पुत्र जो है वहाँ से गुजर रहे थे, कोर्ट के लिए जा रहे थे, तभी अपराधियों ने तबातोड़ उन पर गोलियां दाग दी है। यानी कहीं ना कहीं अब आम नागरिक के साथ साथ जो अधिवक्ता है, पुलिस प्रशासन है या कोई भी बड़े अधिकारी हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो यानी ये इस सरकार में, जहां पर एनडीए की सरकार है, बिहार में सुशासन बाबू की सरकार कही जाती है, वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, तो चिंता का विषय है। सवाल तो उठेगा और विपक्ष लगातार इसको लेकर पूछता भी है कि आखिर इस घटना को क्या अपराधी घटना कहेंगे या जंगल राज कहेंगे। जो अपराधी जो है अपराध कर कर आसानी से फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती है और उसके बाद उसमें कार्रवाई बाद में होती है और अपराधी जो है कहीं ना कहीं बैंक को डकैती हो, लूट हो, हत्या हो, अपहरण हो, बलात्कार हो, ऐसी घटनाएं बिहार की राजधानी समेत कई इलाकों में देखी जा रही है। और बिहार में ऐसी घटना हुई है तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार घटना है और प्रशासन को सोचना होगा कि आखिर जो दावे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, प्रशासन मुस्तैद है, अब तो समय रहते डायल 112 को भी मौके पर बुला लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं घटनाएं भी हो रही है। अब सोच लीजिए कि अधिवक्ता जो दूसरे के लिए वकालत करते हैं, केस लड़ते हैं, वो सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और सवाल तो उठेगा प्रशासन पर कि अपराधी अपराध कर कर अंजाम देकर चले जाते हैं। कई अभी हाल के दिनों में ही बैंक डकैतियां हुई हैं, कई जिलों में ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन फिर भी प्रशासन अगर लाजमी है। लेकिन इन तस्वीरों को देख करके एक बार फिर से बिहार के जंगल राज की याद जो है वो आ गई है। चूंकि अगर एनडीए ये दम भरती है कि अब जंगल राज का खात्मा हो चुका है, तो वो खात्मा जो है वो संजय नजर नहीं आ रहा है। चुनाव के दरमियान भी जो हमने देखा कि किस तरीके से हिंसा की खबरें सामने आई और अभी फिर से हिंसा की खबरें। यानी कि अगर आप ये दावा करते हैं कि एनडीए की सरकार ने जंगल राज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, जो 15 साल का कार्यकाल लालू और राबड़ी का रहा है वो कार्यकाल अब नहीं है, वो चीजें जो है वो एनडीए कैसे स्पष्ट करेगी, चूंकि अपराधी बेलगाम है और तभी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए बिहार के कई जिलों की बात करें तो आम लोग सुरक्षित नहीं हैं और बिहार के हर एक जिले की ऐसी घटनाएं, लूट, हत्या, अपहरण और घटनाएं घटी है। पटना बिहार की राजधानी है, वहाँ पर घटती है और ये तो
छपरा इलाका जो है ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, लेकिन जहां पर ये घटना हुई है वो भी छपरा अगर कह सकते हैं कि शहरी इलाका है, वो भी नगर निगम का इलाका है। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठना है, क्योंकि प्रशासन अपने आप को दम जो ज़रूर भरती है कि हम प्रशासन जो है हमेशा पेट्रोलिंग और इस वक्त जो है सुबह के वक्त प्रशासन हमेशा हर जगह पर मुस्तैद होती है, रात के भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, लेकिन सारे सवालों के अंदर जवाब तो प्रशासन को ही देना होगा। अभी हाल के दिनों में बिहार के डीजीपी ने पुलिस के समीक्षा की है, पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, उन्होंने प्रशिक्षण दिया है नई तकनीक से जो है अपराधियों तक पहुंचने के लिए। डिजिटल पुलिस बनाया जा रहा है, डिजिटल पुलिसिंग बनाया जा रहा है। तो बिहार के राजधानी में जो अखबारों और टीवी चैनलों पे देखा जाता है कि प्रशासन के जो दावे हैं वो इस वक्त जो घटना हुई है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के सारे दावे फेल नज़र आ रहे हैं और इस तरह की अपराधी जो है वो घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। और जिस तरीके से पटना में और बिहार के अन्य जिलों की बात करें तो बैंक डकैती, लूट, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ती है, लेकिन पुलिस उसके बाद जो है तीसरी आंख की मदद लेती है, आसपास के लोगों से पता करती है और उसके बाद जब है अपराधी तक पहुंच पाती है। क्या अपराधी वो सही हैं, नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दे दी जाती है कि यही अपराधी है। लेकिन कैसे इस बात का दावा कर पाएगी पुलिस कि ये अपराधी हैं कि नहीं हैं, उसका खुलासा कौन कर पाएगा? यानी पुलिस जो कह दिया वो सत्य है। यानी कहीं ना कहीं इस पर भी कोर्ट को देखना होगा, जजमेंट को देखना होगा कि जो कोर्ट है वो फैसला जो से अब अधिवक्ता पे गोलियां चली है तो ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि कोर्ट के लोग भी सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता हो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आक्रोश जो है वो चरम पर है और अधिवक्ता जो है वो भी अब हंगामा करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस पूरी घटना को लेकर अधिवक्ताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी हम दर्शकों को सुनाते हैं। कहीं प्रशासन के कोई अता पता नहीं, अभी तक कोई पता नहीं आया है कि नहीं आया है और सरेआम रोड पर गोली मार करके अपराधी वहां से भाग गया। दो तीन का डेथ हुआ है एकदम। बड़े पदाधिकारी अभी तक नहीं है, अभी तक कोई बड़े पदाधिकारी का यहाँ का पता कोई नहीं। 2-3 घंटा हो गया, अभी तक कोई नहीं आया। ये दोनों आपस में कौन है? दोनों बाप बेटा है, दोनों आदमी बाप बेटा है, दोनों अधिवक्ता है। अयोध्या राय और सुनील राय, उनके लड़के पिता को। किस जगह घटना हुई है? दुधई पुल के आसपास में कहीं उधर हुआ है, दुधई पुल के दक्षिण तरफ। घर से कोर्ट जा रहे थे। आ रहे थे वोट करने के लिए, घर से वो आ रहे थे। बराबर लोग बराबर आते हैं, साथ ही साथ अभी तो यूनिफॉर्मे में है। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अभी तक कोई आता पता नहीं है किसी जिला प्रशासन। हम लोग को मांग क्या करना है कि अपराधी को गिरफ्तार किया जाए तुरंत। सबसे बड़ी बात है कि उस अपराधी को पहले गिरफ्तार किया जाए जिसने गोली मार करके अभी भागा है। अब मारने की, हत्या कर देने की नीयत से वो गोली चल 3-4 गोली मारा है सब दोनों आदमी। सर में गोली लगी है, छाती पर लगी है, फ्रंट से गोली मारा है, एकदम सामने से गोला रोक करके गोली मारा है, एकदम मैंने नजदीक से गोली मारा है। ये स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है भाई इधर। तो इस पूरी घटना को लेकर के लोगों में जो है वो आक्रोश चरम पर देखने को मिल रहा है, चूँकि बेखौफ अपराधी सिर्फ आज ही नहीं, आए दिन भी, इससे पहले भी कई सारी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। और ऐसे में प्रशासन की लापरवाही जब इस तरीके की घटनाएं होती है तो साफ तौर पर नज़र आती है, चूँकि अवैध तरीके से लाइसेंस जो है वो लोग अपने पास रखते हैं और फिर आपसी रंजिश में इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इन सब घटनाओं पर कब पूर्ण विराम लगेगा, चूँकि लोकसभा चुनाव के दरमियान लगातार संजय ये देखने को मिला कि जंगल राज का खात्मा हमने किया, हमारी सरकार को काफ़ी वक्त लग गया जंगल राज को खत्म करने में। निर्मला सीतारमण जब बिहार पहुंची थी तो पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही थी। नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में इसका जिक्र तो अक्सर ही होता रहा है। लेकिन अगर जंगल राज खत्म हो चुका है और जंगल राज का सफाया जो है वो भाजपा और एनडीए ने मिलकर के किया है, तो फिर ये तस्वीरें ऐसी कब रुकेंगी? और सवाल यही है कि जब एनडीए की सरकार में इस तरीके की घटनाएं होती है तो एनडीए के नेता चुप्पी साधे रहते हैं, लेकिन 15 साल पुराने जंगल राज का जिक्र हमेशा करते हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के लोग हों या एनडीए के घटक दल हैं, वो लोग हमेशा ये बात जरूर कहते हैं कि जंगल राज का खात्मा हमने किया है। लेकिन इसे क्या कहेंगे, ये सवाल तो पूछना होगा, ये जवाब तो उन्हें देना होगा कि आखिर इसे जंगल राज कहेंगे या मंगल राज कहेंगे, आखिर इसे क्या नाम देंगे? क्या यह गुंडा राज है,
क्या अपराधियों का बोलबाला है? बिहार में बालू माफिया, शराब माफियाओं पे आए दिन सवाल ज़रूर उठाते हैं, लेकिन जो अपराधी हैं उन पर कौन पूछेगा? अगर विपक्ष में यही लोग रहते हैं, एनडीए के लोग, तो सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं। विजय कुमार सिन्हा नेता प्रतिपक्ष जब थे तब भी वो हमेशा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किए, लेकिन अब जब बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं तो क्या इस घटना के अंजाम के बाद वो उन परिवारों से मिलने जाएंगे, उन्हें संवेदना व्यक्त करेंगे, उनसे उनके साथ दुख में शामिल होंगे? लेकिन ऐसा होगा या नहीं, ये तो समय और वक्त बता देगा, क्योंकि बिहार के दो डिप्टी सीएम हैं। सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हैं, लेकिन इसे संज्ञान कौन लेगा? प्रशासन जो है कहीं ना कहीं दावे दम भरते हैं कि हम अपराधियों तक पहुंचेंगे, अपराध को रोकेंगे। आए दिन इसको लेकर नए नए प्रशिक्षण किए जाते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है शराब माफिया को पकड़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। अगर शराब माफिया, बालू माफिया, जिस तरीके से सम्राट चौधरी हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जो है उन अपराधियों तक पहुंचने का काम करेंगे, लेकिन कब तक? जब जाने जाते रहेंगी और इसी तरह के जो नेता हैं, नेताजी, वो दम भरते रहेंगे और जुबानी जंग चलता रहेगा। पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से जुबानी जंग चलेगा, लेकिन आम नागरिक, आम लोग सुरक्षित नहीं है इस बिहार में। इसे बिहार में फिर से जंगल राज आ चुका है। इस सरकार को जंगल राज ही कह सकते हैं, यानी जंगल राज 2 या जंगल राज 3 कह दें, लेकिन जंगल राज ही कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से तबातोड़ गोलियां मारी गई है सीने में और उनके सर में, तो कहीं ना कहीं वो बच नहीं पाएंगे। जो स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं उनकी, जिस तरीके से जो अधिवक्ता बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई बड़े अधिकारी पुलिस के नहीं आए हैं इस पर। थाना वहां पहुंच गई है, पूरी तरीके से जांच में जुट गई है, लेकिन अपराधी तक कब तक पहुंचेंगे, ये सवाल है। क्योंकि आखिर जब जो कानून के रखवाले हैं वही सुरक्षित नहीं हैं, जो कानून के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो निर्दोष है उन्हें बचाने का काम करते हैं ये अधिवक्ता, लेकिन जब उन पर ही गोलियां दागी जाएगी तो कौन इस कानून के लिए लड़ाई लड़ेगा? आखिर उन्हें कौन बचाएगा? वो सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। तो सवाल नीतीश कुमार पर उठता है, क्योंकि बिहार के मुखिया तो वो खुद हैं और गृह विभाग देश से है और जम्मू कश्मीर से है, जहां अभी कुछ दिनों से जो है वो आतंकवादियों के हमले की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आज भी जो है वो सेना के कैंप पर आतंकवादियों के हमले की जानकारी आई है। पूरा मामला क्या है संजय, मैं चाहूंगी एक बार आप दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे थे और दूसरी ओर आतंकी जो है निहत्था लोगों पर वार कर रहे थे, जो श्रद्धालु हैं उन पर वार कर रहे थे, जो वैष्णो देवी के लिए दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी जो है जम्मू कश्मीर में तबातोड़ गोलियां दागी गई और ड्राइवर को जब गोली लगा तो बस खाई में गिर गया और उसके बाद जो बस में सवार लोग थे उन पर भी गोलियां, बस खाई में गिरने के बाद भी गोलियां दागी गई। और जो आतंकवादी 5 से 6 की संख्या में आए थे, नकाबपोश थे, उनके चेहरे पर काले कपड़े ढके हुए थे, गमछे जो थे वो लाल रंग के थे और पूरे चेहरे पर ढककर तबातोड़ गोलियां दागी गई। और उस दिन से आज तक आतंकी हमले लगातार जारी हैं और उसमें एक जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। वही दूसरी ओर आतंकी हमले में एक आतंकवादी भी मारा गया है। लेकिन अब पुलिस और वहाँ के CISF के जवान, जो आर्मी के जवान हैं, सभी ने वहाँ पर पूरी घेराबंदी कर दी है, क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम है और लोग ठंडी इलाकों में खास तौर पर वहाँ पर यात्रा करने जाते हैं। और इसी मौसम में, क्योंकि समर वेकेशन, छुट्टियों का दिन है, सभी के स्कूल बंद है, तो जाहिर सी बात है कि सब लोग वहाँ पर एक छुट्टी मनाने जाते हैं कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में पर्यटक वहाँ पर काफ़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि उस इलाकों की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, माँ वैष्णो की दर्शन करना चाहते हैं, शिवखोरी में बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करना चाहते हैं, शंकर भगवान का दर्शन करने जाते हैं। तो श्रद्धालुओं की संख्या वहाँ बढ़ जाती है इस समय, क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा उस राज्य में जो है, उस जगहों पर ठंडी जगह है, तो लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पर समय बिताते हैं, गुजारते हैं, उस वक्त का एंजॉय करते हैं। और वहाँ पर अगर आतंकी हमले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल देश पर भी उठ रहे हैं कि आखिर गृह मंत्री क्या कर रहा है। गृह मंत्री ने सवाल पूछा जा सकता है और गृह मंत्री ने आदेश भी दिया है कि ऐसे आतंकियों को और नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई की जाएगी और जवाबी हमले किए जाएंगे पाकिस्तान पे। जो पाकिस्तानी घुसपैठिया
कर रही है आतंकी, कहीं ना कहीं उन पर जवाब होगा। 20 लाख का इनाम भी जो है रखा गया है सरकार के गृह विभाग की तरफ से, और ये कहा गया है कि जो आतंकवादी का सूचना या पकड़ा देगा, पकड़ाने में मदद किया जाएगा, उसको 20 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो वहाँ पर इस तरह की घोषणा भी कर दी गई है। जो उप राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो भी उस घटना पर गए थे, घटनास्थल पर उन श्रद्धालुओं के परिवार से उन्होंने मुलाकात की है जो घायल थे। करीबन 33 लोग घायल थे, 9 लोगों की जानें जा चुकी है उस श्रद्धालुओं की। वहीं बात करें तो अभी तक 6 जवान हमारे घायल हैं, जिसमें 1 की मौत हुई है और 5 जो वहाँ के गांव है कठुआ, उस गांव में स्थानीय लोगों पर भी हमला हुआ है, वहाँ के भी लोग घायल हैं। उनका भी इलाज वहाँ के जम्मू कश्मीर के निजी अस्पताल में चल रहा है। और सरकार की तरफ से पूरी आज प्रशासन और जवान को फ्रीडम दिया गया है कि तबातोड़ जवाब दे, उन पर कार्रवाई करें। और ऐसे में 20 लाख का इनाम भी रखा गया है। तो अभी तक जब से सरकार तीसरी बार बनी है और एक तरफ प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और दूसरी ओर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा था T20, तभी इस तरह की आतंकी हमले हुए हैं और निहत्थों पर वार किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में ये बात कहा है कि हम इस तरह की चीज़ों पर समझौता नहीं करेंगे, पाकिस्तान को इस चीज़ों पर रोक लगानी होगी, तभी हम कोई बात कर पाएंगे। यानी सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन में है और आतंकियों को लेकर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान को इस चीज़ों को रोकना होगा, नहीं तो जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है हमारे जवानों की तरफ से भी। तो जिस तरह की घटना हुई है, इसको लेकर वहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई है, ड्रोन से भी नजरें रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से भी नजरें रखी जा रही है, जगह जगह पर हर आने जाने वाली गाड़ियों को चेक की जा रही है कि कठुआ गाँव में आतंकी ने अभी तक 1 आतंकी मारा गया है, बाकी अभी भी 5 से 6 की संख्या में जो थे, जिसमें 5 ही अब बचे हैं, 1 को मार दिया गया है, लेकिन अभी भी 5 छुपे हुए आतंकवादी हैं जो लुके हुए हैं। उस गांव में गए, वहां पर पानी भी उन्होंने पिया है और गांव के लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तो उल्टा ही उनके गांव के लोगों पर ही बमबारी और गोलियां बरसाई गई, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं और करीबन हमारे जवान 6 से 5 की संख्या में घायल हुए हैं और 1 की मौत भी हुई है। इसको लेकर वहाँ पर पूरी तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है। उस इलाकों में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने जाने वाली तमाम गाड़ियों को चेक की जा रही है, तभी उस रास्ते से उस गाड़ियों को गुजारा जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यानी इस वक्त समर वेकेशन है, छुट्टी का वक्त है, लोग काफ़ी संख्या में अन्य राज्यों से वहां जाते हैं अपना समय बिताने के लिए और इस तरह जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि श्रद्धालुओं के बस पर भी आतंकी हमला हुआ है, जिससे कई श्रद्धालुओं वो घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत की जानकारी भी है और इसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। संजय, इस सवाल पर भी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ की सड़कों पर श्रद्धालुओं के बस पर हुए हमले से लोग वो आक्रोशित हैं और ऐसे में तमाम अलग अलग दल के लोग वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी सत्येंद्र ने। वो रिपोर्ट पहले सुनाते हैं दर्शकों को और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोशित है। जगह जगह लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम लखनऊ में परिवर्तन चौक पर हैं और यहाँ तमाम बजरंग दल के लोग और विश्व हिंदू परिषद के लोग संयुक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इस्लामिक आतंकवाद मुर्दाबाद के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ मुर्दाबाद नारे लगा रहे हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? जय श्री राम। मेरा नाम रविंद्रनाथ मिश्र हुआ, मैं विश्व हिंदू परिषद में यहाँ उपाध्यक्ष हूँ लखनऊ में और विशेष संपर्क प्रमुख का दायित्व है। ये जो आज की हमारी जो प्रदर्शन है, हम जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर शिवखोड़ी में जो बस पर आतंकवादियों ने हमला किया है, ये उसी के विरोध में हम कर रहे हैं और अब बहुत अति हो गया। पिछले 30 साल से हम लोग जम्मू कश्मीर में ये देख रहे हैं, बार बार हमले होते हैं, बार बार बयान जारी करते हैं। अब तो वक्त है घुसकर मारने का, मारिए घुसकर। किसने रोका है मोदी जी आपको? अब तो आप सत्ता में आ गए हैं फिर से, अब मारिए घुसकर, कहने से कुछ नहीं होगा, मारिए। पीओके हमारा है, कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, कल भी हमारा होगा। अब घुस जाइए, कोई पूरे देश आपके साथ है, पूरी सेना आपके साथ है, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना आपके पास है। अब क्या चाहिए? बालाकोट को हुए 5 साल हो गए, ये लातों के भूत है, ये बातों से नहीं मानेंगे, ये पाकिस्तान कुत्ते की दुम है, इसको सीधा करिए, इसका करिए। और भारत और पाकिस्तान भी हमारा था, उसको भी एक दिन हम लेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे। ये हमारा था, हमारा है।
जी भैया पाकिस्तान ने जो कायरा हरकत की है या कश्मीर से जुड़े लोग जो हैं इनको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए। हिंदू अपने धर्म स्थलों पे जाता है, उसके ऊपर गोलाबारी होती है, उसके ऊपर गोली चलती है। ये पूरे इंडिया का, पूरे भारत में यही हो रहा है। इसलिए हमारी ये है कि सुरक्षा, हिंदू सुरक्षा प्रथम है। हर जगह मंदिर पे जाएं या गांव, मोहल्ला, कस्बा, किसी भी यात्रा में उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। यह इस्लामिक जिहाद का एक नमूना है। ये हमारी यही मांग है कि इसमें जो भी संलिप्त है, अगर पाकिस्तान संलिप्त है या कश्मीर के लोग हैं जो कश्मीर, उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। चाहे हमको पीओके लेना है, पीओके लें। हमारी यही मांग है कि उनको सज़ा दी जाए। हमारे जो निर्दोष भाई मारे गए हैं उनके साथ न्याय हो, अगली घटना ऐसी कोई नहीं हो। जय श्री राम। ऐसी घटनाएं आतंकवादियों के द्वारा घटित की जाती हैं, पूरा देश आक्रोशित हो जाता है ऐसे में, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती है। मोदी जी से क्या आग्रह है? मोदी जी से हमारा एक ही आग्रह रहेगा, जिनकी माता बहनों के बच्चे मरते हैं उनकी माताओं से पूछे घर जा करके कि उसका बेटा मरता है। और मोदी जी को ये देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए तृतीय बार प्रधानमंत्री बने हैं, आतंकवाद में घुस करके मारे और हमारे नए बच्चे मारे जाते हैं। उनकी माता बहनों पर बहुत दर्द होता है, पीड़ा होती है। एक एक बच्चा कमा के लाता है, घर की रोजी रोटी चलाता है। जिसका बच्चा जाता है उसके घर पर क्या बीती होगी, ये मोदी जी को सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री बनके पाकिस्तान में जाकर के आतंकवाद को ढेर करना होगा। ठीक बात है। और लोगों से बात करेंगे और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से हम अध्यक्ष जी से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये आतंकवादी घटना हुई है, पूरा देश आक्रोशित है और आज लखनऊ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तमाम आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध जताया जा रहा है। बजरंग दल के नेतृत्व में आज हम ये इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का विरोध कर रहे हैं। ये बहुत ही कायरतापूर्वक हमला है। सिर खोड़ी जा रहे जो हमारे निर्दोष धर्म भक्त थे उनके ऊपर ये कायरतापूर्वक हमला, ये पाकिस्तान पोषित है। पाकिस्तान के द्वारा इसको पोषित किया गया है और ये बहुत ही कायरतापूर्ण हमला है। इसका पुरजोर विरोध करते हैं और इनका बदला मौत से ही लिया जाए, इनको गोली के घाट उतारा जाए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। जिस तरीके से जहां जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं के बात हो चुके में श्रद्धालुओं की बस पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लगातार श्रद्धालु हो या फिर जवान, सेना के जवान हो, उन पर हमले को लेकर के लोगों में आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। ये लखनऊ की तस्वीरें संजय हमने दिखाई, लेकिन बिहार के भी अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है जहां लोग जो है वो श्रद्धालुओं के बस पर हुए हमले से काफ़ी आक्रोशित है। ऐसे में क्या लगता है, चूंकि यहाँ पर जो लोगों की ओर से मांग की जा रही थी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत अपने कब्जे में ले, चूंकि भारत के मैनिफेस्टो, अगर हम बीजेपी की मैनिफेस्टो की बात करें तो भाजपा के मैनिफेस्टो में इस चीज का जिक्र था, लेकिन अब देश में एनडीए गठबंधन की सरकार है और अब इस तरीके के कड़े फैसले भाजपा पार्टी के लिए लेना काफी मुश्किल है। चूंकि देश में एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो क्या भाजपा की जो ये सोच थी कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे भारत में शामिल एक बार फिर से करेंगे, क्या अब वो सपना पूरा हो सकता है भाजपा का भी और देश का भी, चूंकि लोगों की ओर से मांग की जा रही है इसकी? संजय, हाँ बिल्कुल, देखिए पीओके भी हमारा है और कश्मीर भी हमारा पूरा है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए लड़ाई तो लड़नी होगी और देश के जवान हमारे जो तैनात है बॉर्डर पे कड़ी सुरक्षा के बीच जो है सभी को जान का खतरा जो होता है वही जान बचाते हैं। आज हम चैन से सोते हैं तो ये हमारे जवान के देन है कि हम चैन से इस देश में सो रहे हैं। तो जब अगर उन्हें खुले आज़ादी मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि पीओके भी हमारा होगा और कश्मीर भी हमारा होगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं इसके शिकार जो है राजनेताओं के शिकार हो जाते हैं हमारे जवान, जिसकी वजह से वो दबाव में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर उन्हें फ्रीडम मिल जाए, आज़ादी मिल जाए तो घुस कर हमारा पीओके भी लेंगे और कश्मीर भी लेंगे। लेकिन कुछ सरकार के दबाव और कुछ विपक्ष के दबाव होते हैं जिसके वजह से राजनीतिक के शिकार हो जाते हैं और ऐसे वजह से हमारे आम लोगों की, नागरिकों की जान चली जाती है, हमारे श्रद्धालुओं की जान चली जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी सत्येंद्र ने वहां पर जायजा लिया है, लोगों से बातचीत की है। लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि यूपी और राजस्थान के लोग ज़्यादा संख्या में वहाँ पर मरे हैं और उस बस में दिल्ली और राजस्थान और यूपी के लोग थे और उस बस में सवार नौजवान बच्चे, युवा युवती
सबको गोलियां से दागी गई है। करीबन 9 लोग मरे हैं, 2 मासूम बच्चे की जानें गई हैं। यानी कहीं ना कहीं उस मासूम का क्या कसूर था, उस महिलाओं का क्या कसूर था, उन परिवार के लोगों जिनके एक परिवार के 4-4 सदस्य इस दुनिया से चले गए, उनका क्या कसूर था। क्या ये राजनीतिक शिकार हो गए? क्या ये राजनीतिक शिकार होने की वजह से अगर राजनेता अगर अपनी राजनीति रोटी ना सेकते तो आज ये दिन नहीं होता। पीओके भी हमारा होगा और कश्मीर भी होगा। अगर राजनेताओं की वजह से ये मासूम लोगों की जाने जा रही है, कमज़ोर लोगों की जाने जा रही है, निहत्थे लोगों की जाने जा रही है, आखिर इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति रोटियां हैं जिसको सेकी जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां हैं और वहाँ पे चुनाव होने हैं रेखा, और उससे ठीक पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरा जायजा लिया है, वहाँ पर स्थितियों को उन्होंने जाना है और प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के अगले दिन ही कार्रवाई करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन उनकी फ्रीडम कहीं ना कहीं अभी भी नहीं मिल पाई है। अगर मिल जाता तो आज पीओके के अंदर हमारा होता और कश्मीर भी हम अपने कब्जे में लेते। कश्मीर सबसे खूबसूरत जगह है जहाँ पर सभी पर्यटक वहाँ पर जाते हैं उस खूबसूरती को देखने, और उसकी स्थितियाँ ये हो जाती है कि ऐसे नौबत आ जाते हैं कि जान हथेली पर लेकर उन्हें वहाँ के माँ वैष्णो के दर्शन करना पड़ता है। शिवखोरी में भगवान शिव के दर्शन करने होते हैं, तो कहीं ना कहीं जान हथेलियों पर लेकर पर्यटक वहाँ जाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता है कि हम सुरक्षित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे अपने जगहों पर, अपने परिवार के बीच। ये कहना बहुत मुश्किल होगा। जो स्थितियाँ देखने को मिल रही है वहाँ पर स्थितियाँ बहुत भयावह है। और राजस्थान में भी सड़कों पर आकर लोग कल ने आंदोलन किया है, सड़कों पर आकर हंगामा किया है। जिन परिवार के लोगों की जान गई है वो राजस्थान के जयपुर में भी लोगों ने सड़कों पर आकर हंगामा किया है और सरकार से मांग की है, केंद्र सरकार से, कि पाकिस्तान को घुसकर जवाब देना होगा। नहीं देने पर कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठेंगे। और अब तो यूपी में भी हंगामा शुरू हो गया, बिहार अभी बचा है। बिहार में भी कहीं ना कहीं कुछ दल के लोग सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। कुछ एक समुदाय को खुश करने के लिए ये सारे रोटियां सेकी जाती है रेखा, और इसके पीछे की वजह यही है कि आज पीओके हमारा होता जो नहीं हो पाया। लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर रहेगा। फिलहाल पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की अगर हम बात करें तो अब उसको लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से ये आतंकवादी हमले बढ़े हैं उससे जो है वो लोगों के अंदर आक्रोश जो है वो काफ़ी ज़्यादा चरम पर है। लेकिन अगर कुछ लोगों को ये गलतफहमी है कि वो कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी ही है, चूँकि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर जम्मू कश्मीर था, है और आगे भी रहेगा। और हर एक भारतीय जम्मू कश्मीर को अपना उसी तरीके से अभिन्न अंग मानता है और उसकी खूबसूरती का लुत्फ भी उठाता है। और ऐसे में अब जो राजनीतिक दल इसके नाम पर रोटियां सेकते आए हैं, अब उन्हें इसका खामियाजा जो है वो ज़रूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल देश में जो है वो बढ़ रहे आतंकी हमले, यानी कि जम्मू कश्मीर के आतंकी हमलों को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियाँ देने के लिए। चूँकि इस बुलेटिन की शुरुआत बिहार के छपरा से हुई थी, चूँकि वहाँ अपराधियों का तांडव जो है वो देखने को मिला था और इसको लेकर के बिहार में भी जो है वो आक्रोश लोगों का देखने को मिल रहा है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।